नमस्कार, मैं फोरम जोशी और आपका स्वागत करती हूं जनता न्यूज की हमारी खास पेशकश सीधी बात में। आज हमारे साथ पनवेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष, समाज सेवक तथा वरिष्ठ पत्रकार एवं निर्भीड लेख के संपादक कांतिलाल कड़ू जी शामिल है। पनवेल महापालिका क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और तकलीफों के बारे में कांतिलाल जी ने हमेशा अपनी कलम के माध्यम से और अन्य माध्यमों से अपनी बात संक्षेप में सबके सामने रखी है, मगर आज वे हमारे साथ पनवेल महापालिका क्षेत्र के विकास और समस्याओं से जुड़ी जो बातें हैं उन्हें खुलकर और विस्तार में हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपका स्वागत है हमारे खास नमस्कार में। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में और अपने कुछ कामों के बारे में बताइए। मुझे मेरे बारे में कुछ कहना ये अभी नहीं रहा, क्योंकि 30 साल से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और लोगों को मेरे अखबार से या सोशल मीडिया से, आप लोग जैसे पत्रकार है, आपके माध्यम से सबको मेरा काम चल रहा है। अभी आपने जैसे कहा कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आप कुछ कहेंगे, ये लोगों के लिए आप कर रहे हैं और मैं भी मुझे बहुत बड़ा संतोष हुआ है कि आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, तो यह आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में अपन बात करेंगे तो शुरू से बात करनी पड़ेगी। जैसे कि 2016 में वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अध्यादेश जारी किया। एक्चुअली 1991 नवी मुंबई महापालिका और पनवेल महापालिका दोनों का एक जीआर निकला था, लेकिन यहां के जो पॉलिटिक्स लीडर है पीडब्ल्यूपी, शेतकरी कामगार पक्ष, उन्होंने विरोध किया था। वो टाइम अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाने वाले एमएलए प्रशांत जी ठाकुर वो भी शेतकरी कामगार पक्ष में थे, अभी वो भी विरोध भी थे। 1991 को अगर ये म्युनिसिपैलिटी आती, समझो, तो आज जैसे नवी मुंबई म्युनिसिपैलिटी ने डेवलपमेंट एंड प्लानिंग किया है, उस तरह या 19-20% कम पूरा प्लानिंग रहता था या लोगों को सुविधाएं मिलती थी। अभी विरोध करने वाले यही थे, फिर अभी ये क्यों लाया? तो गए 25 साल में प्रशांत ठाकुर और उनके घर में कोई मिनिस्टर पद नहीं मिल रहा है। लाल दिवा चाहिए उनको मिनिस्टर पर, अभी लाल दिवा बंद हो गया। उनके पिताजी के लिए एक ऑफर आई थी जब ये वो एमपी थे, अटल जी की सरकार गिराई तो उस टाइम उनको प्रमोद जी महाजन मिले थे दिल्ली के बंगले पे, तो उनको कुछ दोनों में आपस में करार हुआ था कि ये सरकार के खिलाफ मत वोटिंग करो। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी प्रमोद महाजन ने। जब भी रामसेठ ठाकुर ने प्रमोद महाजन सर से बताया था कि मुझे केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर दे दो, तो प्रमोद महाजन जी और अटल जी ने मान्य नहीं किया, उनको विरोध किया। हम नहीं दे सकते, एक वोट के लिए, एक वोट खरीदने के लिए एक मिनिस्टर पर हम नहीं देंगे। तो उनके दिमाग में वही रहा। उसके बाद रामसेठ ठाकुर ने जाहिर कर दिया कि मैं अभी 65 के बाद इलेक्शन तो नहीं लड़ूंगा और दिल्ली का हवामान मुझे ये नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उन्होंने फिर शेतकरी कामगार पार्टी के पास रामसेठ ठाकुर साहब ने एमएलए पद के लिए इलेक्शन लड़ने के कहा। तो शेकाप वाले ने भी कह दिया कि बाबा चलो अगला इलेक्शन एमएलए के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में था कहीं भी बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे या महाराष्ट्र में बैठेंगे, चुन के आएंगे, शेका पक्ष स्ट्रांग है, मिनिस्टर पद चाहिए। तो क्या हुआ, विवेक पाटिल को लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा। यह ना बोलने के बाद विवेक पाटिल 40,000 वोट से हारे गए। फिर क्या हो गया, जयंत पाटिल भाई ने उनको बताया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आप बिजनेस में हैं, अब बिजनेस में रहो। अभी 2 बार तो शेकाप ने आपको एमपी किया है, अभी विवेक पाटिल का अगर पराभव हुआ है, पराजित हुए हैं, तो उनके लिए फिर एक बार मौका अपन विधानसभा में दे देंगे, विधायक बनाएंगे। इसके वजह से रामसेठ ठाकुर ने पार्टी ही छोड़ दी। अभी बात ऐसा हो गया, 2004 में फिर प्रशांत ठाकुर चुन के आए इलेक्शन में, 2.5 साल वो प्रेसिडेंट ऑफ पनवेल
नगर परिषद में बने बैठे रहे। 2.5 साल में उसको राष्ट्रवादी के शशिकला सिंह ने आवाज दिया कि अभी तुमने अच्छा काम नहीं किया, 2.5 साल में तुमको गिराएंगे। और शशिकला सिंह ने बोल के उनको चैलेंज देके गिराकर मामूली आदमी, मामूली घर का, गरीब घर का आदमी सुनील मोड प्रेसिडेंट बन गए। एक पार्ट हो गया। उसके बाद फिर कांग्रेस की सत्ता आई, फिर वो चारुशीला घरत जी, उनको प्रेसिडेंट बनाया। अभी 10 साल, 7.5 साल म्युनिसिपल नगर परिषद रहने के बाद उनके दिमाग में वापस आया एमएलए लड़ना। एमएलए हो चुके थे। एमएलए होने के बाद उन्होंने बहुत प्रयास किए। बैरिस्टर अंतुले साहब ने उनको दिल्ली में लेटर लिख दिया कि इनको मिनिस्टर बना दो। दूसरे नेता थे, उनको तो पहले ही पैसा दे चुके थे इलेक्शन में। 2009 में मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुशील कुमार जी शिंदे जी को भी इलेक्शन के लिए 10 लाख भेजे थे। अवले, जयंता अवले, उनको 10 लाख भेजे थे। अभी उनको मिला के नहीं मालूम नहीं, लेकिन यहां से भेजे थे। ऐसे बहुत कांग्रेस लीडर को पैसा देके बाबा प्रशांत चुनकर आएगा तो इसको मिनिस्टर बनाओ, ये पहला ही रास्ता किया था। लेकिन सब ने प्रयास करके वो मिनिस्टर नहीं बने। उसके बाद कन्हैयालाल गिडवाणी जैसे दलाल के पास पैसा दिया और कांग्रेस से मिनिस्टर बनाने को कहा, प्रशांत नहीं बना। उसके बाद वो टोल नाका और पृथ्वीराज चौहान जी साहब से एक करके बीजेपी में आया, चुन के आया। अभी उसने 2016 में फिर फडणवीस साहब को बोला म्युनिसिपल बनाओ, ये लोगों का ऐसा करना है। 2 बार अभी मिनिस्टर तो नहीं बने, कांग्रेस ने नहीं बनाया। बीजेपी बनाएगी कि नहीं अभी पता नहीं, तीसरी बार भी पता नहीं चल रहा है उनका। तो उनको किसी भी हालत में एक मिनिस्टर पद चाहिए था, क्योंकि अभी सत्ता है, सत्ता से क्या करते हैं, सिड़कों का भूखंड बाकी के बारे में मैं बोलता हूं, लेकिन इनको मिनिस्टर बनने की बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन नहीं बन रहा। फिर क्या हुआ, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ला, तो बहुत खिलाफ उनके, जब ग्राम पंचायत ने भी एजेंडा भेजा था, लेटर भेज के हमको नहीं चाहिए, लोगों ने विरोध किया था। तो फडणवीस साहब ने इनको बताया कि तुम याचिका दाखिल करो, पीआईएल दाखिल करो। तो फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रायगढ़ जिला सरचिटनीस नंदू पटवर्धन को आगे किया। वकील का फी नंदू पटवर्धन नहीं देने वाला। नंदू पटवर्धन बड़ा आदमी है, लेकिन मुझे मालूम है नंदू पटवर्धन ऐसा खर्चा नहीं करता, ये प्रशांत ठाकुर की साजिश थी। फिर कोर्ट से म्युनिसिपैलिटी लाई, महापालिका कॉर्पोरेशन लाया 2016 में। 6 महीने इनका कारोबार। बहुत बड़े ऑफिसर थे डॉक्टर सुधाकर शिंदे, जो आज पनवेल का गर्व है कि वो आज मुंबई कॉर्पोरेशन में एडिशनल कमिश्नर है। इतना बड़ा आदमी हो सकता है वो था, लेकिन ये लोग पहचाना नहीं, इनके पास कोई विजन नहीं था, दूरदृष्टि नहीं था। जब उन्होंने विकास काम चालू किया, आपको मैं बताना चाहता हूं, डंके के चोट पर उन्होंने जब टेंडर नोटिस निकाली तो इनको मालूम था इनमें अपन को भ्रष्टाचार करने को नहीं मिलेगा, तो कोई भी टेंडर भरने के लिए आगे नहीं आते थे। आज क्या है, आज 3-3, 4-4, 5-5 टेंडर डाल रहे हैं, रिंग कर रहे हैं, बाबा तू इसका काम ले, तू उनका काम ले, ये हमको मांगता है, ये टीआईपीएल को मांगता है, या इसे बांट रहे हैं। ये सब लुटेरे है ये। इनके लिए काम तो मिलेगा, काम कोई भी ले, लेकिन ये लुटेरा चालू है, सब इसमें भ्रष्टाचार है। अभी म्युनिसिपैलिटी लाया, फिर ये शिंदे साहब के खिलाफ एजेंडा किया। हम लोगों ने भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन किया, ये किया था, अनशन आंदोलन किया था, तो चले गए। दूसरे है, अभी इनका काम चल रहा है कमिश्नर के ऊपर प्रेशर डालने का, काम करने का। जैसे कि पानी नहीं है पनवेल में, तो भी ये प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए रास्ते की धुलाई पानी से की। यहां लोगों को पीने का पानी नहीं है और लोग रास्ते की धुलाई की, तो इसके लिए ये सत्ता चाहिए इनको, बस चोरी लुटेरा करने के लिए सत्ता चाहिए। तो ये म्युनिसिपैलिटी, अभी क्या हो गया, अभी लोगों ने मालमत्ता कर को विरोध किया। तो ये प्रशांत जी ठाकुर, उनका जब चारुशीला घरत जी उनकी लेडी प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने एक ठराव किया है महापालिका में कि अगले 5 साल में कोई भी टैक्स बढ़ा के नहीं लेंगे। तो ये ठराव भी ये लोग यही किया और यही कैंसिल अभी किया। अभी बोलता है हम टैक्स जुल्मशाही करके वसूल करेंगे।
उसके ऊपर लोगों ने विरोध किया, महाविकास आघाड़ी ने किया, मैं भी उसमें शामिल था। उसके बाद जब कई सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट में चले गए, तो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ वातावरण है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो ये कोर्ट में मामला है। लेकिन ये मालमत्ता टैक्स है, ये गैर कानूनी टैक्स है। अगर 2016 से 2019 तक तुमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लोगों को सुविधा क्या दी है, इसका एक निवेदन महापालिका जारी करे। अगर तुमने 2016 से 2017 तक 6-7 महीने वहां प्रशासक थे, तो प्रशासक ने भी कुछ काम ज्यादा किया नहीं, मतलब डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने प्रशासकीय काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि इनलीगल काम तोड़ दिया, ये बीजेपी वाले की भी तोड़ दिया। ये खिलाफ जाने की वजह है कि अगर सुधाकर शिंदे पनवेल में रहेंगे तो अपनी एमएलए की सीट लगने की भी मुसीबत होगी, इसीलिए उनको हटाया है। तो मैं माफ कीजिएगा सर, आपने जैसे बताया कि पनवेल महानगर पालिका पहले नगर परिषद जी उसके बाद पनवेल महानगर पालिका बनी है, जी। और नवी मुंबई महानगर पालिका जो है वो ग्राम पंचायत से सीधा नवी मुंबई महानगर पालिका बनी जी। है। तो जब पनवेल नगर परिषद था तब भी इतना डेवलपमेंट देखा नहीं गया था, क्योंकि मैं खुद पनवेल की नागरिक हूँ, तो मैंने भी पनवेल महानगर पालिका और पनवेल नगर परिषद में अभी भी कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। जब नगर परिषद था और पालिका बनने के बाद भी अभी भी, जैसे स्वास्थ्य का मामला ले ले, यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कम है। लोगों को जो है अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। महापालिका के जो हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिस तरह के, वैसी कोई सुविधा नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं बोला ना कि इनके पास, इनके प्रशांत जी ठाकुर, उनकी पहली पार्टी थी पीडब्ल्यूपी की सत्ता थी नगर पालिका में। उससे पहले 90 का दशक में आपने लेंगे तो कांग्रेस वाले थे, उसमें दो पार्टी के, एक तो सिडको एरिया और पनवेल एरिया। पनवेल नगर पालिका में क्या था, सिर्फ पनवेल सिटी थी, और दूसरा था न्यू पनवेल सिडको एरिया, खंडा कॉलोनी थी मेरे ख्याल से। ये आगे, इसके आगे नगर पालिका नहीं थी। और दूसरा कि जो कुछ करना था वो गए 40 साल में किया ही नहीं। मैं आपसे पूरी सहमति दर्शाता हूं, मैं आपसे सहमत हूं। कौन करना चाहिए था? चलो, कांग्रेस वाले ने नहीं किया, सेकाप वाले करना था, सेकाप वाले ने भी नहीं किया। प्रशांत ठाकुर जैसा यंग प्रेसिडेंट बना, लोगों को लगा बहुत एजुकेटेड है, कंपनी का कारोबार संभालते, वो तो करना चाहिए था, उनसे उम्मीद थी। आज भी तरुण लोगों को क्या लगता है, ये प्रशांत ठाकुर करेंगे, लेकिन ये किया तो कुछ नहीं, सामने है। तो इनका ये सब, मैं एक अकेले को नहीं पकड़ता, ये सब जिन्होंने नगर पालिका में कॉर्पोरेटर थे, प्रेसिडेंट थे, जिनकी सत्ता थी, इंडिविजुअल कॉर्पोरेटर और पार्टी, उसको पूरी जिम्मेदारी है कि लोगों को पानी नहीं दे सका। वो टाइम क्या था, पानी की समस्या कम थी। आज तो देखो, पहले क्या था, पहला घर था, वाड़ा था, अभी वो तोड़कर बिल्डिंग बन गई, तो एक वाड़े में 1 या 2 फैमिली रहते थे, अभी उसमें 30, 40, 50 फैमिली आने लगा। तो तुमको पानी की डिमांड तो बढ़ेगी, तो इसका प्लानिंग कौन करेगा? ये सोच उनकी नहीं है। लोगों ने पनवेल बढ़ते कैसे गया, पनवेल की जगह तो उतनी जगह नहीं बढ़ी। पनवेल में रहने वाले या और जो शहर है, ग्राम पंचायत एरिया, आज ग्राम पंचायत में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां की जनता और रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो संख्या बढ़ गई तो मूलभूत सुविधा बढ़ गई। लोगों ने यह नहीं सोचा कि पनवेल उतना ही है, लेकिन जो पुराने घर थे, वाड़ा थे, वो सब तोड़ के जैसे गृह निर्माण सोसाइटी बन गई, लोग उधर आने लगा, उनकी पानी की डिमांड बढ़ गई, पार्किंग की डिमांड बढ़ गई, तो ये सुविधा कौन देगा? तो मैं इनको सबको जिम्मेदार इसीलिए ठहराता हूं कि इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कल का नहीं है। आज मेरा हिसाब कितना है, मेरे को कितना कमाना है, इसके ऊपर बहस करते, इसके ऊपर काम करते। कल लोगों को मुझे क्या देना है, कल लोगों को क्या करना है, कल एजुकेशन का क्या है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इनकी ही सोचता है, सब पार्टी की सोचता है। मैं प्रशांत ठाकुर अकेला गलत नहीं बता रहा हूं, इन लोगों ने, सब पार्टी के लोगों ने
सिडको से भूखंड लिया सब्सिडी में और उसमें इनकी दुकानदारी चालू है, तो लोगों को कैसे शिक्षण मिलेगा? ये अगर इनकी सोचता बढ़ रही है तो ये म्युनिसिपैलिटी के एजुकेशन संस्था जो है, स्कूल है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये एक स्कूल बनाया तो नहीं हुआ, उनका वहां का दर्जा जो है स्कूल का, बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन का दर्जा नहीं सुधरते। आपने जैसे एजुकेशन का मुद्दा निकाला है तो ये भी है एक बात कि यहाँ पर जितनी भी पालिका की स्कूल्स है, जैसे आपने कहा कि एक बिल्डिंग बन चुकी है और अन्य बिल्डिंग्स भी है अभी जो कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, और सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही नहीं, बच्चों की हाँ। पढ़ाई जो है, जैसे सीबीएसई बोर्ड, जैसे नवी मुंबई महानगर पालिका में सीबीएसई बोर्ड शुरू किया गया है पालिका की स्कूल्स में, वैसे यहाँ पनवेल में अब तक कोई बच्चों के लिए ऐसी सुविधा नहीं है। बच्चों के लिए एजुकेशन पेरेंट्स के लिए अफोर्ड करना आज के टाइम में आप सभी को पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है फीस का प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए? देखिए, काला या तस्मै नमः, काल के साथ चलना है। अभी लोगों की मांग यह है कि सीबीएसई या इंटरनेशनल या इंग्लिश मीडियम की तरफ लोगों का ध्यान है, अपने बच्चे अच्छे शिक्षा मिले, तो लोगों का हक है, राइट्स है, तो भाई लोगों के साथ हूं। ये लोग क्या किया है, ये लोग खुद की शिक्षण संस्थाएं बढ़ाए, इनके पास इंग्लिश मीडियम है, इनके पास सीबीएसई है, अभी इंटरनेशनल की तरफ जा रहे हैं, इनके पास खुद की यूनिवर्सिटी है, दूसरी पार्टी है उनको भी ये। मैं ज्यादा नहीं करना चाहता हूं कि ये पनवेल म्युनिसिपल की जो 11 या 17 कुछ स्कूल है उसमें 69-70 टीचर है ना, उनको कुछ सुविधाएं देते हैं ना बच्चों का दर्जा सुधारते हैं। जैसे कि सीएम बने एकनाथ शिंदे साहब, वो न्यू पनवेल में आए, दिखावा शोबाजी करने में ये सब मशगूल है। मेरे को एक बात बताओ, पनवेल म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में शिक्षा लेने वाले जितने भी स्टूडेंट है उनको जाके आप पूछिए उनको ये क्या सुविधा दिया है, ये कारपोरेशन वाले ने क्या सुविधा दिया है। आपको मेरा यह सुनकर आश्चर्य लगेगा कि वहां उन पोस्ट पे अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं है। क्या है इनकी जिम्मेदारी? क्या मेरे को एक बताइए, अगर शिक्षा के डेवलपमेंट करने के लिए, शिक्षण के डेवलपमेंट करने के लिए, एजुकेशन के लिए उनको खुद ऑफिसर नहीं अगर देते, आप लाते, तो आपको मालूम है यहां से पैसा नहीं मिलने वाला, इसीलिए आप ध्यान नहीं देते। इसके बाद जो एरिया म्युनिसिपैलिटी में वर्ग हुआ है वहां के जेडपी के स्कूल है, उसके ऊपर इनका नियंत्रण नहीं है। इनको बस टेंडर किसको देना है, कहां से पैसा निकालना है, कौन कॉन्ट्रैक्टर का बिल्डिंग चालू है, उसके पास से हफ्ता निकालना है, ये सभी लुटमारी चालू है। इनको और बात बताता हूं, ये जो पॉलिटिकल सब लीडर है उनकी स्कूल है वहां सब गड़बड़ घोटाला है। किसी ने स्कूल के ऊपर लोन निकाल के इलेक्शन में पैसे डाले, किसी नेता ने सिडको का भूखंड लेके दुनिया भर की पूरी फीस वसूल की है। भाजपा के कई लोग आके मुझे मिले जो भाजपा में काम करते थे। कोविड काल में उनके पास सबकी बीमारी, मतलब एक तो कोविड की बीमारी थी, दूसरी तो आर्थिक इकोनॉमिक्स भी डाउन था। लोगों ने फी नहीं भरने की वजह से खुद के पार्टी के स्टूडेंट्स को भी स्कूल से ही निकाल दिया है। तो ये महात्मा लोग कैसे बन सकते हैं? किसी की 80,000 होगी, लाख होगी, 2 लाख होगी, तुम वो मामला हल करो, 50% दे दो, 10% दे दो, इंस्टॉलमेंट दे दो। लेकिन तुम जब एक बच्चे को स्कूल से निकालते हो तो तुम पूरा शिक्षण डिपार्टमेंट का अवमान करते हो। नहीं तो तुमने चोरी नहीं किया है क्या? तुमने चोरी करके प्लॉट लेके सब लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर को जेल में डाल के सब धंधा चालू किया है। ये सब आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाला है। लेकिन खुद की एजुकेशन की दुकान चलने के लिए ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और ध्यान नहीं दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आपने अभी बीच में एक और बात कही थी कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है विकास के लिए
वो लिए जाते हैं, मगर विकास जो है वो कहीं हमें दिख नहीं रहा है। जैसे रोड की कंडीशंस आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पे ढंग से रोड है, चाहे फिर वो हम लोग सावरकर चौक के यहाँ पर जो मानिक नगर का एरिया है वहां पे रोड्स देख ले, या फिर यहाँ पे पनवेल में बेकरी है वहां पे, जोशी अली के यहाँ पे, वहां पर भी रोड्स की कंडीशन इतनी खराब है। गणपति का उत्सव अभी गया, तो कह सकते हैं लोगों का ये भी कहना था कि बापा को हमें विसर्जन के लिए गड्ढों भरे रास्तों से लेकर जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पालिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उस पर कोई प्रेशर आपको लग रहा है कि है? देखिए, मैं जब भी इंटरव्यू होता हूं या मैं किसी से बात करता हूं तो मेरी अपनी बात नहीं होती, मैं अपना पूरा एविडेंस लेके बात करता हूं। गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालय, उन्होंने एक जीआर निकाला है मंत्रालय में कि अगर कंक्रीट का रास्ता होएगा उसकी आयु मर्यादा 30 साल की है। कोई भी कंक्रीट का रास्ता कहां भी करो उसकी आयु मर्यादा 30 साल है। और ये जो डांबर की है, डांबर की सड़क है, उसकी आयु मर्यादा 15 साल है। म्युनिसिपैलिटी कब हुई? 2016 में। काम चालू कभी हुए? 2018 में। 18 से आज कितने साल हो गए? कुल मिला के 5 साल। 5 साल में अगर रास्तों पे गड्ढे पड़ रहे और 70% कंक्रीट किया है, 30% पुराने रास्ते थे इनर, अगर 5 साल में उसका काम करते हैं, उसको पैचअप करते हैं और फिर से गड्ढे पड़ते हैं, तो ये भ्रष्टाचार का वारसा नहीं है? आप कह सकते हैं? तो इसको जिम्मेदार कौन है? जितने जिम्मेदार पालिका प्रशासन है उससे द्विगुना जिम्मेदार सत्ताधारी है। मैं सत्ताधारी भी अकेले को नहीं बोलता, विरोधी पक्ष के लोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि विरोधी पार्टी में तुम्हें क्यों बिठाया है? इन लोगों के ऊपर अंकुश रखने के लिए। तुमने क्या किया है? कैमरा लगाने का, बड़ा बड़ा आवाज निकालने का, विरोध करने का, फिर एक थाली में खाना खाने का। एक थाली में, जैसे एक थाली में खाना खाते हैं वैसे ही एक ही अकाउंट पे ट्रांजेक्शन करते हैं। बिजनेस की तुम्हारी साजिश भी वैसी है ना। तो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अनुभव है कि जो आपने पूछा कि एक गड्ढे है, ये रास्ते में हर एक, मेरे को एक बात बताइए, गणपति का मूर्ति है, चलो उत्सव है, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी रहेगी उसको चलना भी है रास्ते से, तो वो कैसे चलेगी? मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगी, यहाँ पर फुटपाथ की भी सुविधा कह सकते हैं बहुत सी जगहों पर नहीं है। सहस्त्रबुद्धे हॉस्पिटल के का जो रोड है, आपने अभी जैसे कहा प्रेग्नेंट लेडी वो कैसे चलेगी, वहां पे हॉस्पिटल का जो रोड है वहां पर भी फुटपाथ की सुविधा नहीं है। तो प्रशासन, आप इसके ऊपर आवाज अपनी तरफ से कितना बुलंद करना चाहेंगे? देखिए, ये अभी 1.5 साल पहले जब महाराष्ट्र में सरकार ने जो मतलब इलेक्शन के बारे में कोर्ट कचहरी चालू हुई, उसके ऊपर मतलब रोक लगाया गया। प्रशासन, मैं पहली बार बताया कि ये पूरा प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन ये प्रशासन जितने भी जिम्मेदार है तो यहाँ के जो एमएलए है वो सबसे बड़े जिम्मेदार है। क्यों? ये इंक्रोचमेंट है, ये जो अनाधिकृत बांधकाम है, टपरी है या कोई और है, ये किसका है? ये एमएलए के लोगों का, एमएलए लोगों के कार्यकर्ताओं का तो है। सुप्रीम कोर्ट ने पथ जो है, मतलब तुम्हारा जो तुमने ये बताया कि फुटपाथ में कोई भी अनाधिकृत बांधकाम करने के लिए या टपरी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि कोई भी कमानी न खड़ा किया जाए। अभी प्रशांत ठाकुर जी का गणपति में, ये गरबा में, अपना गौरा में पूरे रास्ते काबिज की थी, तो ये उनकी दादागिरी नहीं है? एजुकेटेड लोग ऐसे करते हैं। हमको जब बताया कि भाई गणपति में कोई कमान नहीं खड़ा कर सकते, हमने नहीं किया। हम म्युनिसिपैलिटी क्या और गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहे हैं। डीजे नहीं लगाना चाहते, हमने नहीं लगाया। हम कानून के पाई के, लेकिन ये कानून जेब में डाल के जो काम घूमते हैं, जो कानून को दबा सकते हैं, जो कानून को अपने पैर के नीचे दबा सकते हैं, वो लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। तो लोगों ने अभी समझना चाहिए कि ये रास्ते की अवस्था क्यों है, ये प्रशासन की अवस्था क्यों है। प्रशासन वाले को कल बोलेगा काम करना है क्या नहीं करना है बोलो,
नहीं तो तुम्हारे ट्रांसफर कर देता है। वो क्या करेगा? वो तो पैसा डाल के इधर आके बैठा है। वसूली कौन करेगा? पुलिस वाले पैसा डाल के आके बैठे, उनको रिकवरी करनी है ना। तहसीलदार ऐसे ही आते हैं। पनवेल में जो भी कोई ऑफिसर आता है वो ऐसा यहां से उठा के वहां उसका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होता, उसको पैसा देना पड़ता है और वो फिर पैसा वसूली करने के लिए आता है। फिर दोनों चोर, सत्ताधारी चोर, ऑफिसर चोर, ये अलीबाबा 40 चोर की टोली बनती है और लुटते हैं जनता को। मीडिया चुप है, विपक्षी नेता चुप है, आवाज कौन करेगा? अकेला कांतिकोड़ू कितना लड़ेगा? मैं पूरी जान सौंपी है, मुझे अभी मारने की साजिश चल रही है। लोग बताते हैं हमारा कांतिकोड़ू शत्रु है, हम कांतिकोड़ी को इधर मारूंगा। अरे मारो बेटा, किसमें दम है वो मारो, मेरे को मारने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है। ये ठाकुर फैमिली की साजिश है, बाप और दो बेटे, और उनके अगर हिम्मत है और उनको अगर मैं लगता हूं कि मैं गलत हूं और उनको मुझे मारना है, वो मुझे निमंत्रण भेजे कि इस जगह पे आपको मारना है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुझे मेरी जिंदगी से कोई नफरत नहीं है और प्यार भी नहीं है, लेकिन मैं आखिरी श्वास तक, आखिरी दम तक मैं समाज के लिए लड़ने वाला हूं। आपने जैसे अभी बताया कि मीडिया भी इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है और विरोधी पक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रहा है, तो आप बतौर एक पत्रकार आप मीडिया को क्या अपनी तरफ से एडवाइस करना चाहेंगे? किस तरह से उनमें परिवर्तन लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया में आने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पहला उनका फैसला करना चाहिए आप उनको क्या करना है। अपना घर बढ़ाना है, अपने घर की और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ाने की है, या लोकशाही के हित में काम करना है। अभी मीडिया क्या हुआ है? मीडिया का अगर मीडिया उनका पॉकेट नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, तो फिर वो खिलाफ आते हैं, फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। फिर जैसे कि आपको मालूम है रहेगा कि डीएनए के पत्रकार थे सूर्यवंशी नाम, जो कल्पतरु में रहते थे, तो उन्होंने सोसाइटी में इन लोगों को विरोध किया, ठाकुर फैमिली को। तो विरोध करने के बाद अभी सूर्यवंशी तो डीएनए के लीडर थे, उन्होंने एक सीएम का भ्रष्टाचार निकाला था, वो बड़े फेमस थे। तो उनको ऊपर इतना बड़ा अटैक किया, यहां से वो जैसे ही खारघर गया, प्रशांत ठाकुर का भाई, उन्होंने लड़के लोग रखे थे, वो मारपीट किया उधर। उनका तकदीर ये हॉकी स्टिक उन्हें हाथ पर लिया, नहीं तो पूरा उस जगह पे मर्डर होता था। तो उससे क्या किया, ये क्यों किया? एक पत्रकार के ऊपर अगर अटैक करेंगे, दहशत, मेरे ऊपर भी किया है, ये प्रशांत ठाकुर और रामशेठ का ही अटैक था, ये धर्माधिकारी साहब का अटैक नहीं था। मुझे खुद धर्माधिकारी साहब ने बताया, सौर्य ने मुझे बताया, कांति भाई ये हम गलत काम नहीं कर सकते। सचिन दादा ने बताया, या ऐसा गलत काम मेरा कोई भी सदस्य नहीं करेगा। इसका मतलब क्या था? ठाकुर फैमिली ने मेरे ऊपर अटैक किया था 2009 में, वो एक अलग है। अभी सूर्यवंशी के ऊपर अटैक किया, सूर्यवंशी के ऊपर अटैक करने के बाद 14 दिन पुलिस कस्टडी में प्रशांत ठाकुर का भाई था, गुड्डू ठाकुर जो बोलते हैं। अभी इतना लोगों को मारपीट करेगा तो ये साधु यादव जैसी दहशत है बिहार में, जैसी वो गंगा जल पिक्चर आया था देखो साधु यादव का, ये पनवेल के साधु यादव है। उसके बाद कर्नाला के एडिटर जो थे प्रफुल्ल फड़के, उनके खिलाफ एट्रोसिटी, इनका एट्रोसिटी का एक बड़ा दुकान है, झूठी एट्रोसिटी डालने की। मेरे ऊपर भी एट्रोसिटी डाली झूठी, सिर्फ बहुत लोगों का एट्रोसिटी डालते हैं और पत्रकारों का ऊर्जा कम करते हैं। तो उसमें एक ही बात है, एक तो पैसा ले लो, एक तो अटैक ले लो, तो पत्रकार क्या लेंगे? अब जैसे एक तो ईडी उठाएंगे, नहीं तो सत्ता में बैठो। लोग क्या लेते हैं? सत्ता लेते हैं। ईडी में अंदर बैठने के लिए उनकी ताकत नहीं है, क्योंकि छगन भुजबल साहब ने बताया है, संजय राउत जी ने बताया उधर क्या हाल है। पत्रकार की वही हालत है कि भाई इनसे मारपीट होने से अच्छा इनका पॉकेट लेना है, ये उनकी हालत है। नहीं तो एक भी पत्रकार इनके बाजू से काम नहीं करना है।
मैं भी तो उनके बहुत नजदीक था, मैंने नहीं किया, मैं उनके लिए बहुत काम किया, उनके लिए लिखता था, लेकिन जब उनकी गलती है तो मैं उनके खिलाफ लिखता था। आप किसी को भी पूछो, 2014 में 2013 में जेएनपीटी के रास्ते के ब्रिज के ऊपर मैंने आवाज उठाया तो मेरे खिलाफ राम सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। मैंने जब दिवा पाटिल के आंदोलन में लिखा था कि अरे पूर्ण आयुष्याच्या पेटवा मशाली ये झूठ काम कर रहे हैं, प्रशांत राम सेठ ने मीटिंग ली थी मेरे खिलाफ और बोले कांतिकडू ने लिखा है बराबर नहीं, तो उनको मैं सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट जरूर किया, लेकिन जहां गलती है वहां मैंने उनको विरोध किया है और आज भी वो कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं, लोग बोले अरे तुम साथ में थे ना, तो क्या मैं लोगों का ये कहना है क्या कि तलवार लेके राम सेठ को उड़ा दूं? ये नहीं, मेरा कलम है, कलम चलता है, पहले भी चलता था, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। जहां सत्य है, जहां शिव है, जहां शिवम है, वहां मैं हूं। तो ये मेरा काम चल रहा है। आप जैसे लोग हैं, जैसे कि मेरी मुलाकात लेते दिखाते, मेरा एक ही काम है, लोगों के सामने ये लाना है। इनको नियति है कि नियति इनको शिक्षा देगी, ये मेरा विश्वास है। आपने अभी जैसे कहा कि ना विरोधी पक्ष कुछ बोल रहा है और ना ही सत्ताधारी पार्टी, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें रोल रहा है कि विकास काम नहीं हो पा रहे हैं। तो समाज में बदलाव लाने के लिए और पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में आगे विकास होने के लिए क्या आप राजनीति में उतरने का आगे सोच रहे हैं? मेरी फैमिली 1965 से राजनीति में है, आज से नहीं है। मेरे चाचा 9 साल सरपंच थे। जब भी यशवंतराव चौहान साहब पनवेल करार जाने के लिए पनवेल आते थे वाया थाना, तो यहाँ के डाक बंगले के ऊपर यहाँ के जो कांग्रेस के पुराने लीडर थे उनसे मैसेज भेज के, क्योंकि वहां तो वो तो सुविधा नहीं थी और मैं रहता था समुंदर में, तो चाचा को बुलाते थे मेरे मीटिंग में। मेरे घर में शरद पवार जी आके चले गए, मेरे घर में बैरिस्टर अंतले बहुत बार आके गए। हमारे फैमिली कांग्रेस से, उसकी बहुत बड़ी कीमत मैंने चुकाई है। मेरे पिताजी का घात बात हुआ एक कांग्रेस वाला करके। अभी जो आप बात कर रहे हैं, राजनीति मुझे करना नहीं था। जैसे कि बैरिस्टर अंतुले साहब ने मुझे बुला के मूनलाइट पे बुला के, अशोक चौहान साहब सीएम थे, तो मेरे को बताया तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं अभी अशोक को फोन करता हूं, और फोन उठाया। मेरे साथ डॉक्टर दवे थे। मैंने बोला साहब मेरे को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, अगर आप मुझे अभी कुछ देंगे, कुछ भी बोलो, पार्टी का भी पद देंगे, तो राम सेठ नाराज हो जाएंगे और मेरे को किसी को नाराज नहीं करना है। मैंने गलती की या अच्छा किया मुझे मालूम नहीं। मेरे को राम सेठ ने 2012 में नगर पालिका का टिकट दिया था, बोला किसी भी हालात में इलेक्शन में तुमकी चुन के लाएंगे, तुम्हारे लिए इतिहास बनाएंगे। ये बात करने पर एक तो एसएम देशमुख पत्रकार साक्षी है और 2 पत्रकार थे। राम सेठ ने उनके पार्टनर के लड़के को चुन को लाया विपक्ष का और मुझे हराया। राम सेठ को अगर मुझे कुछ आगे लाना था तो राम सेठ का रिलेटिव मैं था, नितिन पाटिल नहीं है, पगड़े नहीं है, ये अनिल भगत भी दूर का है, नजदीक का नहीं है वो, जितना मैं नजदीक था, जितना उनके लिए मैंने काम किया है। लेकिन मेरे को स्वीकृत नगर सेवक भी नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था ये अगर बनेगा तो यही वारस रहेगा आगे। अपने 2 बेटे भी इनके, कांति के पास इतना ज्ञान है, इतना बुद्धिमत्ता है कि अपने 2 बेटे के पास नहीं है, तो इनको मालूम था, इसलिए मुझे लाया नहीं। तो मेरे को आप बताइए, इनके लिए मैं 1906 से काम किया, दोनों इलेक्शन में मैंने काम किया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने उठाई। प्रशांत के भी 2 इलेक्शन में मैंने बहुत जिम्मेदारी उठाई और निस्वार्थ काम किया है। ये मेरे को स्वीकृत नगर सेवक नहीं देते थे, क्यों नहीं दिया? और वो खुद मेरे को बताया था कि तुमको पंचायत समिति का टिकट डिक्लेयर किया था, जेडपी का अभी महेंद्र नहीं है, अभी तुमको लड़ना है। राम सेठ ठाकुर जैसा झूठा आदमी जन्म लेगा, ये पूरा पृथ्वी तल का ओमान है और इनका बहुत कुछ है। इलेक्शन में तमाचा मचेगा, मैं पूरा निकलने वाला हूं, विरोध में नहीं, समाज को जागृति करने के लिए।
अब अगर आपको मौका मिलता है राजनीति में जनता के लिए, नागरिकों के लिए कुछ अच्छा करके चुन के आने का, तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर आप देखिए, अपक्ष लड़ेंगे? मैं कांग्रेस का हूं, कांग्रेस ने मुझे टिकट देना चाहिए। गए साल मतलब 2019 में कांग्रेस से टिकट मांगा था। कांग्रेस ने 7 विधानसभा के पनवेल छोड़ के सब जगह दे दिया, पनवेल में नहीं दिया। क्या कांग्रेस वाले को किसी ने पैसा भेजा था? अगर रायगढ़ के 7 विधानसभा में तुम टिकट देना चाहते हो, 6 जगह दिया, एक जगह क्यों रखी? कांग्रेस के नेताओं से मेरा सवाल है। मेरा टिकट काटा ना थोरात साहब ने, उसको भाचे को, उनका भांजा था, उसको पार्टी से बाहर जाना पड़ा है। कभी भी किसी सच्चे आदमी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस वाले के खिलाफ भी बोलता हूं, जहां गलती है वो गलती है, जहां झूठ है वो झूठ है। ये नहीं है, मैं पार्टी का हूं, मेरे पास कोई आज पद नहीं। मैं कांग्रेस का रायगढ़ जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूं, मैं कांग्रेस के थिंक टैंक का, विचार सेट का अध्यक्ष रह चुका हूं। कौन बोलता है मैं कांग्रेस का नहीं हूं? चोरी नहीं करता इसलिए कांग्रेस का नहीं हूं? यह बात नहीं है। ये बात है कि मैं अगर आएगा तो किसी का न किसी को डर लगता है कि उनका दुकानदारी बंद होगी। दुकानदारी बंद होने की वजह से सब लोग डरते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जिसका बेहिसाबी कारोबार है, जिसकी गलत काम है, जिसकी नीयत में खोट है, वो डरते। बाकी के लोग तो प्यार करते हैं। अगर मैं चुन के आएगा तो मैं जरूर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, आरोग्य, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और टैक्स, ये सभी का एक प्लानिंग से काम करूंगा। मेरे पास बहुत बड़े ऑफिसर लोग हैं जिनसे मैं चर्चा करता हूं कि भाई क्या करना है। मेरे पास ऐसे विद्वान लोग हैं, राजनीति के हैं, सोशल के हैं, तो उनसे मैं बात करता हूं, स्टडी करता हूं। मैं कई किताब पढ़ता हूं और स्टडी करके मैं मेरा आंदोलन आगे ले जा रहा हूं। लोग मुझे पूछते हैं भाई तुम्हारे पास इतना ज्ञान कैसे आया? तो जो तेजस्वी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं, उनको मैं सवाल पूछता हूं कि भाई ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये करेंगे तो क्या होएगा? तो तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी है कि मेहनत लेनी चाहिए। अपन स्टूडेंट है, अपन कोई हायर अथॉरिटी नहीं है विद्वान बन के, तो अपन को भी सीखना। और ये मामूली काम है। ये जो विधायक का काम है ना, मेरे ख्याल से मेरी जितनी उम्मीद है वो मामूली काम है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, 300 करोड़ के रास्ते मैंने लाए, प्रशांत ठाकुर लाए थे उतने। अभी जो लोग आपके साथ आगे गए ग्राम पंचायत के, शिवकर ग्राम पंचायत, उसको प्रशांत ठाकुर ने डीसीएम साहब, मतलब सीएम साहब थे फडणवीस साहब से, 2.5 करोड़ का रास्ता निकाला था। सॉरी 19 करोड़ का, 4 साल नहीं हुआ वो काम। मैं वहां जाके मीटिंग लेके काम रास्ता बना के दिया। विचुंबे के लिए 19 करोड़ खर्चा था, या 2.5 करोड़ लाया था। ये तुम्हारा रेडगर का रास्ता मैंने बनाया, मानगर का रास्ता मैंने बनाया। तो मेरे काम बोलते हैं ना, मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे जाके देखो मैंने क्या काम किया है, विथ फोटो, विथ एविडेंस। मेरा मीटिंग का पूरा डाला है, उसमें क्या है? मैं प्रशांत ठाकुर को विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी को विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इन लोगों का शोषण हो रहा है, मेरे पनवेल म्युनिसिपैलिटी और विधानसभा के लोगों का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ में है। प्रशांत ठाकुर मेरा शत्रु नहीं है, मेरा दुश्मन नहीं है, ना मैं काती हूं। मैं मेरे लोगों का शोषण रोकने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो आप क्या अपक्ष जाने का सोच रहे हैं? नहीं, गए साल में क्या हो गया, अगर इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की थी, मेरे अखबार के न्यूज पर इन्होंने एट्रोसिटी लगाई थी और खन्नी का गुना दर्ज किया था। अभी कोर्ट में सच हो गया, एट्रोसिटी उड़ गई। अभी ये अलीबाग से पनवेल आया, पनवेल से अभी उड़न में खन्नी का केस चले। तो अगर इनके खिलाफ में नहीं चुनाव लड़ता तो ये बोलते थे कि कांति को 10 लाख देके, 20 लाख देके हमने चुपचाप किया है। तो मैंने आवाज दिया, मैंने उनको, वो जो सोचते हैं कि हमारे खिलाफ कोई पैदा नहीं हुआ, और इस बार अगर कोई भी पार्टी मुझे मौका दे
तो प्रशांत ठाकुर को 50,000 के अंदर लाता हूं। 50,000 से एक भी वोट ज्यादा नहीं गिरेगी उसको। ये सब चोर मामला है। वोटिंग में भी बोगस है, बोगस वोटिंग करते हैं। उसके बाद मेरे को ले लो, मैं आपको दिखाता हूं ये बोगस वोटिंग कैसा है विथ एविडेंस। कहां से लोग लाते हैं, कहां से वोटिंग करते हैं, किस ऑफिसर को कितना पैसा देता है, सब लाता हूं मैं। आपको मालूम है 2009 में फायरिंग हुई थी न्यू पनवेल में, गुना दर्ज हुआ। अभी देखिए 2024 का अगर इलेक्शन मैंने लड़ा तो प्रशांत ठाकुर के राजनीति का अंत करेगा। तो ये थे हमारे साथ आज के सीधी बात में कांतिलाल कड़ू जी, जिन्होंने पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में कई सारे जो अवैध काम हो रहे हैं या फिर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका खुलासा किया है, और जनता को भी जो तकलीफें हो रही है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से संदेश दिया है कि आगामी चुनाव में चांसेस हो सकते हैं उनके चुनाव लड़ने के। तो हम भी आशा यही करते हैं कि आगामी चुनाव में हमें शायद उनका चेहरा बतौर एक चुनावी लीडर के देखने मिले, और कहीं ना कहीं पनवेल का जो विकास रुका हुआ है वो हो सके उनके माध्यम से। धन्यवाद। धन्यवाद।